ये कहानी किसी फिल्म की कल्पना नहीं है और ना ही कोई सुनी सुनाई दंत कथा। ये उन घटनाओं से प्रेरित है जिनका जिक्र अमेरिकी नेशनल पार्क्स की फाइलों में अधूरा छोड़ दिया गया। पश्चिमी अमेरिका का वो जंगल जहाँ रास्ते अचानक गायब हो जाते हैं, जहाँ रात के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। इस कहानी का मुख्य पात्र है लियम, एक आम इंसान जिसने ये मान लिया था कि जंगल सिर्फ जानवरों से भरा होता है। वो गलत था। जो आप सुनने जा रहे हैं वो तेज डर नहीं है, ये धीरे धीरे आपकी सांसों के साथ चलता है। ये एक लंबी ऑडियो सीरीज़ है और ये है पार्ट 1। आप सुन रहे हैं आउल शेड। अगर सच जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि इस जंगल में कुछ चीज़ें आज भी देखती रहती हैं। मैं पिछले 6 घंटों से गाड़ी चला रहा था। सियाटल शहर का शोर शराबा, वो कंक्रीट की इमारतें और इंसानों की भीड़ भाड़ सब अब मेरे पीछे मीलों दूर छूट चुका था। मेरे सामने सिर्फ एक ही चीज़ थी, अंतहीन सड़क और उसके दोनों ओर खड़े विशालकाय पेड़। मेरी पुरानी फोर्ड गाड़ी के टायर्स बजरी वाली सड़क पर क्रंच क्रंच की आवाज़ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैंने अपनी कलाई घड़ी पर नज़र डाली। शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन बाहर ऐसा लग रहा था मानो रात होने ही वाली हो। ब्लैकवुड नेशनल फॉरेस्ट के पेड़ ये सामान्य नहीं थे। ये इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी बमुश्किल ज़मीन तक पहुंच पा रही थी। यहाँ का आसमान नीला नहीं, बल्कि एक अजीब से मटमैले भूरे रंग का लग रहा था, जो पेड़ों की टहनियों के जाल में कहीं कैद होकर रह गया था। मैंने डैशबोर्ड पर लगे जीपीएस को देखा। स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा आ रहा था। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। शहर छोड़ते वक्त मैंने खुद से यही वादा किया था। 2 महीने, पूरे 2 महीने बिना फ़ोन, बिना इंटरनेट और बिना किसी इंसान के। मुझे अपनी किताब पूरी करनी थी और उसके लिए मुझे इस एकांत की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन अब जब मैं वाकई यहाँ पहुँच चुका था तो मेरे पेट में एक अजीब सी ऐंठन महसूस हो रही थी, एक ऐसी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं था। गाड़ी के एसी से ठंडी हवा आ रही थी, फिर भी मेरे माथे पर पसीना था। मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया। बाहर की हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी, सड़ती हुई पत्तियों और कुछ और भी, कुछ ऐसा जो बहुत पुराना और भारी लग रहा था। ये ताज़ी हवा नहीं थी, ये वो हवा थी जो सदियों से इन घने जंगलों में कैद थी। बस कुछ ही मील और लियम, मैंने खुद को तसल्ली देते हुए बुदबुदाया। मेरी अपनी ही आवाज़ मुझे कार के अंदर गूंजती हुई और बेकानी लगी। सड़क अब और सकरी हो गई थी। रास्ता इतना उबड़ खाबड़ था कि गाड़ी का हर झटका मेरी रीढ़ की हड्डी तक महसूस हो रहा था। मुझे रेंजर स्टेशन पर मिले उस बूढ़े आदमी की बात याद आ गई, जिसने मुझे केबिन की चाबियां दी थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की, बस नक्शे पर एक लाल घेरा बनाते हुए कहा था, रेडियो काम नहीं करेगा, अगर मुसीबत आए तो गाड़ी में रहना, रात को बाहर मत निकलना। तब मुझे लगा था कि वो बस शहर के लोगों को डराने के लिए ऐसा कह रहा है। लेकिन अब इन विशाल पेड़ों को देखकर, जो सड़क के दोनों ओर ऐसे झुक रहे थे जैसे मुझे निगलने के लिए तैयार हों, उसकी चेतावनी अब मजाक नहीं लग रही थी। अचानक सामने एक मोड़ आया और जंगल थोड़ा खुला। वहाँ पेड़ों के झुरमुट के बीच वो केबिन खड़ा था, द हेवन केबिन। नाम सुनने में कितना सुकून देने वाला था, लेकिन देखने में ये किसी भूली बिसरी याद जैसा लग रहा था। गहरे भूरे रंग की लकड़ी से बना 2 मंजिला मकान, जिसकी छत पर काई जमी हुई थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां थी, मानो जंगल इस घर को वापस अपनी ज़मीन में मिलाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने इंजन बंद कर दिया। अचानक छाई खामोशी। ये खामोशी ये सामान्य नहीं थी। शहर में जब शांति होती है तो भी कहीं न कहीं गाड़ियों की दूर से आती आवाज़, किसी का चलना या हवा की सरसराहट होती है। लेकिन यहाँ की खामोशी का अपना एक वज़न था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता था। इंजन की टिक टिक के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी, न पक्षियों का चहचहाना, न हवा की साएं साएं। सब कुछ बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी ने वीडियो को पॉज कर दिया हो। मैं गाड़ी से बाहर निकला। मेरे जूते गीली ज़मीन पर पड़े। ठंड ने तुरंत मेरे कपड़ों को भेदना शुरू कर दिया। मैंने अपनी जैकेट की जिप ऊपर तक खींची और केबिन की तरफ देखा। खिड़कियां धूल से सनी थीं, जैसे काली आंखें मुझे घूर रही हों। मुझे एक पल के लिए लगा कि मैंने ऊपर वाली खिड़की पर कोई परछाई हिलते हुए देखी। मेरा दिल ज़ोर से धड़का।
मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा। वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ धूल और अंधेरा। पागल मत बनो लियाम, तुम्हें बस थकान हो रही है, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं कार के पीछे गया और अपना सामान निकालने लगा। डिब्बा बंद खाना, पानी की बोतलें, टाइपराइटर और कुछ कपड़े। मैंने सामान के 3 चक्कर लगाए। हर बार जब मैं कार से केबिन तक जाता, मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि जंगल की उस गहरी अंधेरी सीमा रेखा से कोई मुझे देख रहा है। मैंने रुककर जंगल की तरफ देखा। विशाल पेड़ों के तने इतने पास पास थे कि उनके बीच सिर्फ गहरा काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। क्या वहाँ कोई जानवर था, कोई भालू या कोई हिरन? मैंने अपनी आंखों को सिकोड़कर उस अंधेरे में झांकने की कोशिश की। कुछ नहीं दिखा, लेकिन वो एहसास कि मैं अकेला नहीं हूँ, जाने का नाम नहीं ले रहा था। ये ऐसा एहसास था जैसे जब आप किसी कमरे में अकेले होते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि कोने में कोई खड़ा है। मैंने जल्दी जल्दी बाकी बचा हुआ सामान उठाया और केबिन के पोर्च पर चढ़ गया। लकड़ी के फर्श ने मेरे वजन के नीचे एक तेज चरमराहट की आवाज़ की, जो उस सन्नाटे में गोली चलने जैसी तेज लगी। मैं सहर गया। चाबी ताले में मुश्किल से घूमी। जंग लगा हुआ ताला एक झटके के साथ खुला। मैंने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर की हवा में धूल और बंद कमरे की महक थी। फर्नीचर पुराने ज़माने का था, भारी और लकड़ी का। मैंने दीवार पर हाथ फेरते हुए स्विच ढूंढा, लेकिन फिर याद आया बिजली नहीं है। मुझे जनरेटर चालू करना होगा, जो पीछे वाले शेड में रखा था। लेकिन अभी के लिए डूबते हुए सूरज की जो थोड़ी बहुत रोशनी खिड़कियों से आ रही थी, वो काफ़ी थी। मैंने अपना सामान लिविंग रूम के बीच में रख दिया। तभी एक आवाज़ आई, ठक। बहुत हल्की सी आवाज़, जैसे किसी ने लकड़ी पर उंगली से दस्तक दी हो। मैं जम गया। आवाज़ रसोई की तरफ से आई थी। हेलो, मैंने आवाज़ दी। मेरी आवाज़ कांप रही थी। कोई है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। मैं धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा। फर्श हर कदम पर आवाज़ कर रहा था। रसोई खाली थी, सिंक में धूल थी, अलमारियां बंद थीं। शायद कोई चूहा होगा, या लकड़ी के सिकुड़ने की आवाज़। पुरानी इमारतों में ऐसी आवाज़ें आना आम बात है, मैंने खुद को समझाया। मैं वापस लिविंग रूम में आया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर अब अंधेरा गहराने लगा था। जंगल अब एक काली दीवार जैसा दिख रहा था। मुझे जनरेटर चालू करने के लिए बाहर जाना था। शेड घर के पीछे था, जंगल के बिल्कुल किनारे पर। मुझे कतई मन नहीं था कि मैं उस अंधेरे में जाऊं, लेकिन बिना बिजली के रात गुजारना और भी मुश्किल था। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और मजबूती से पकड़ ली। चलो ये काम ख़त्म करें, मैंने कहा और पिछला दरवाज़ा खोला। बाहर का तापमान अब और गिर चुका था। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को काटते हुए एक पतली लकीर बना रही थी। शेड करीब 20 कदम की दूरी पर था। मैं घास पर चलते हुए आगे बढ़ा। हर कदम के साथ सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज़ आ रही थी। 10 कदम, 15 कदम। अचानक मैं रुक गया। मेरे दाईं ओर जंगल के अंदर से एक आवाज़ आई, सरसराहट, और फिर एक भारी सांस। ये हवा नहीं थी, ये किसी जानवर के चलने की भी आवाज़ नहीं थी। ये आवाज़ भारी थी, जैसे कोई बड़ा जीव सूखी झाड़ियों को जानबूझकर दबाते हुए चल रहा हो। और वो सांस, वो किसी जानवर की नहीं लग रही थी। वो धीमी और रुक रुक कर आ रही थी। मैंने झटके से अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कौन है वहाँ? मैं चिल्लाया। रोशनी पेड़ों के तनों से टकराई, झाड़ियाँ हिलीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखा, सिर्फ परछाइयाँ जो रोशनी के साथ नाच रही थीं। लेकिन फिर मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। जिस जगह मैंने अभी आवाज़ सुनी थी, वहाँ की झाड़ियाँ टूटी हुई थीं, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से हटा हो। और गीली मिट्टी पर एक निशान था। मैं थोड़ा और करीब गया, टॉर्च की रोशनी उस निशान पर डाली। मेरा गला सूख गया। वो भालू के पंजे का निशान नहीं था, वो हिरन का खुर नहीं था, वो एक नंगे पैर का निशान था, इंसानी पैर का निशान। लेकिन वो साइज़ में बहुत बड़ा था और उसके नाखून, मिट्टी में गड़े हुए वो गहरे छेद बता रहे थे कि नाखून असामान्य रूप से लंबे और नुकीले थे। और सबसे डरावनी बात, वो निशान कैबिन की तरफ नहीं जा रहा था, वो निशान कैबिन की तरफ इशारा कर रहा था,
जैसे कोई वहाँ खड़ा होकर अभी तक मुझे ही देख रहा था। मेरा दिल मेरी पसलियों से बाहर आने को बेताब था। टॉर्च की रोशनी उस पंजों के निशान पर टिकी थी और मेरा दिमाग किसी तार्किक जवाब को खोजने के लिए बुरी तरह छटपटा रहा था। ये भालू है, मैंने ज़ोर से कहा, मानो मेरी आवाज़ उस हकीकत को बदल देगी जो मेरी आंखों के सामने थी। बारिश की वजह से मिट्टी फैल गई होगी, ये बस एक भालू का बिगड़ा हुआ निशान है। लेकिन मैं झूठ बोल रहा था और मैं जानता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। भालू के पंजों में 5 उंगलियाँ और एक अलग सा एड़ी का निशान होता है। ये साफ तौर पर एक एड़ी, एक तलवा और 5 लंबी उंगलियाँ थीं। इंसान जैसा, लेकिन कोई इंसान इतना बड़ा नहीं हो सकता, और कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी पागल क्यों ना हो, इस जमा देने वाली ठंड में नंगे पैर नहीं घूमेगा। अचानक जंगल के सन्नाटे में एक टहनी टूटने की तेज़ आवाज़ आई। कड़क! आवाज़ मेरे ठीक पीछे से आई थी, शेड के पीछे वाले घने पेड़ों से। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। एक पल में मेरा सारा साहस, सारी जिज्ञासा खत्म हो गई। अब सिर्फ एक ही मकसद था, रोशनी। मुझे रोशनी चाहिए थी। मैं झटके से शेड के अंदर घुसा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अंधेरे में टटोलते हुए जनरेटर का स्टार्टर कॉर्ड ढूंढा। मुझे महसूस हो रहा था कि बाहर अंधेरे में कोई खड़ा है, कोई ऐसा जो मुझे देख रहा है, मेरी घबराहट को महसूस कर रहा है और शायद मुस्कुरा रहा है। मैंने पूरी ताकत से रस्सी खींची। घर घर फुस। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। लानत है, मैं चिल्लाया। पसीना मेरी आंखों में जा रहा था। बाहर फिर से सरसराहट हुई। इस बार वो पास थी, शेड की दीवार के बिल्कुल सटकर। मैंने दोबारा रस्सी खींची, इस बार पूरी जान लगाकर। घर 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 और फिर भड़बड़ भड़बड़। जनरेटर का शोर धमाके की तरह गूंज उठा। धुएं की गंध हवा में भर गई। केबिन की खिड़कियों में पीली रोशनी टिमटिमाने लगी। मैं वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुका। मैं शेड से बाहर भागा, टॉर्च हिलाते हुए सीधा केबिन के पिछले दरवाजे की तरफ। मेरे पीछे जंगल का अंधेरा एक खुले हुए मुंह जैसा लग रहा था जो मुझे निगलने के लिए तैयार था। मैंने पोर्च की सीढ़ियाँ 2-2 करके लांघी, दरवाजे के अंदर कूदा और उसे ज़ोर से बंद कर दिया। मैंने चिटखनी चढ़ाई, फिर नीचे वाली कुंडी लगाई और अपनी पीठ दरवाजे से टिकाकर वहीं खड़ा हो गया। मेरी सांसें किसी दौड़ते इंजन की तरह चल रही थी। मेरा दिल मेरी पसलियों से बाहर आने को बेताब था। टॉर्च की रोशनी उस पंजों के निशान पर टिकी थी और मेरा दिमाग किसी तार्किक जवाब को खोजने के लिए बुरी तरह छटपटा रहा था। ये भालू है, मैंने ज़ोर से कहा, मानो मेरी आवाज़ उस हकीकत को बदल देगी जो मेरी आंखों के सामने थी। बारिश की वजह से मिट्टी फैल गई होगी, ये बस एक भालू का बिगड़ा हुआ निशान है। लेकिन मैं झूठ बोल रहा था और मैं जानता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। भालू के पंजों में 5 उंगलियाँ और एक अलग सा एड़ी का निशान होता है। ये साफ तौर पर एक एड़ी, एक तलवा और 5 लंबी उंगलियाँ थीं। इंसान जैसा, लेकिन कोई इंसान इतना बड़ा नहीं हो सकता, और कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी पागल क्यों ना हो, इस जमा देने वाली ठंड में नंगे पैर नहीं घूमेगा। अचानक जंगल के सन्नाटे में एक टहनी टूटने की तेज़ आवाज़ आई। कड़क! आवाज़ मेरे ठीक पीछे से आई थी, शेड के पीछे वाले घने पेड़ों से। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। एक पल में मेरा सारा साहस, सारी जिज्ञासा खत्म हो गई। अब सिर्फ एक ही मकसद था, रोशनी। मुझे रोशनी चाहिए थी। मैं झटके से शेड के अंदर घुसा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अंधेरे में टटोलते हुए जनरेटर का स्टार्टर कॉर्ड ढूंढा। मुझे महसूस हो रहा था कि बाहर अंधेरे में कोई खड़ा है, कोई ऐसा जो मुझे देख रहा है, मेरी घबराहट को महसूस कर रहा है और शायद मुस्कुरा रहा है। मैंने पूरी ताकत से रस्सी खींची। घर घर फुस। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। लानत है, मैं चिल्लाया। पसीना मेरी आंखों में जा रहा था। बाहर फिर से सरसराहट हुई। इस बार वो पास थी, शेड की दीवार के बिल्कुल सटकर। मैंने दोबारा रस्सी खींची, इस बार पूरी जान लगाकर। घर 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 और फिर भड़बड़ भड़बड़। जनरेटर का शोर धमाके की तरह गूंज उठा। धुएं की गंध हवा में भर गई। केबिन की खिड़कियों में पीली रोशनी टिमटिमाने लगी। मैं वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुका। मैं शेड से बाहर भागा, टॉर्च हिलाते हुए सीधा केबिन के पिछले दरवाजे की तरफ। मेरे पीछे जंगल का अंधेरा एक खुले हुए मुंह जैसा लग रहा था जो मुझे निगलने के लिए तैयार था। मैंने पोर्च की सीढ़ियाँ 2-2 करके लांघी, दरवाजे के अंदर कूदा और उसे ज़ोर से बंद कर दिया। मैंने चिटखनी चढ़ाई, फिर नीचे वाली कुंडी लगाई और अपनी पीठ दरवाजे से टिकाकर वहीं खड़ा हो गया।
मेरी सांसें किसी दौड़ते इंजन की तरह चल रही थी। केबिन के अंदर अब रोशनी थी, पुरानी, पीली, टिमटिमाती हुई रोशनी। बल्ब थोड़े गंदे थे, जिससे हर चीज़ पर एक मटमैली परत चढ़ी हुई लग रही थी, लेकिन कम से कम अंधेरा बाहर था। शांत हो जा लियम, मैंने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा। तुम सुरक्षित हो, दरवाज़ा बंद है। मैं धीरे धीरे लिविंग रूम में आया। अब जब रोशनी थी तो केबिन थोड़ा कम डरावना लग रहा था, लेकिन एक नई समस्या आ गई थी। बाहर घना अंधेरा था और अंदर रोशनी। इसका मतलब था कि केबिन अब एक मछली घर, एक्वेरियम बन चुका था। मैं बाहर कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन बाहर वाला कोई भी व्यक्ति या चीज़ मुझे साफ देख सकती थी। मेरी नज़र बड़ी वाली खिड़की पर पड़ी, जिसके पर्दे खुले थे। काली रात कांच से चिपकी हुई थी। मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि उस काले कांच में मैंने अपना ही प्रतिबिंब नहीं, बल्कि किसी और का चेहरा देखा। पीली आंखें, उलझे हुए बाल। मैंने झपक कर देखा, सिर्फ मेरा अपना डरा हुआ चेहरा वापस घूर रहा था। मैं तेज़ी से खिड़की की तरफ लपका और भारी मखमली पर्दों को खींच दिया। पर्दे बंद होते ही मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने एक एक करके केबिन की हर खिड़की के पर्दे खींच दिए। रसोई, बाथरूम, बेडरूम। जब तक आखिरी पर्दा नहीं गिरा, मुझे चैन नहीं आया। अब रात के 8 बज रहे थे। भूख मिट चुकी थी, लेकिन मुझे कुछ खाना था। मैंने एक सैंडविच बनाया, लेकिन निवाला गले से नीचे उतरना मुश्किल हो रहा था। जनरेटर की आवाज़ दूर पृष्ठभूमि में गूंज रही थी, लेकिन उसके अलावा केबिन पूरी तरह शांत था। समय बिताने के लिए मैंने अपने टाइपराइटर के सामने बैठने का फैसला किया। मैंने सोचा कि शायद लिखने से मेरा ध्यान भटकेगा। टिक टैक, टिक टैक। टाइपराइटर की कुंजियों की आवाज़ खाली कमरे में गूंज रही थी। मैंने एक पैराग्राफ लिखा, फिर रुक गया। क्या वो आवाज़ जनरेटर की थी? मैंने कान खड़े किए। जनरेटर की एक लय थी, हम 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 हम। लेकिन ये आवाज़ अलग थी, ये अनियमित थी। खरच खरच। ये आवाज़ लकड़ी पर आ रही थी, और ये नीचे से नहीं, ऊपर से आ रही थी। छत से, या शायद ऊपर वाले कमरे से। केबिन में 2 मंजिलें थीं, लेकिन मैंने ऊपर वाले कमरे का इस्तेमाल न करने का फैसला किया था, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी। रेंजर ने कहा था कि ऊपर वाला कमरा स्टोरेज के लिए है। मैं अपनी कुर्सी से धीरे से उठा। मेरी नज़र छत की ओर थी। धप धप, 2 भारी कदम। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। कोई ऊपर था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने दरवाज़ा खुद बंद किया था, खिड़कियाँ बंद थीं, और ये कोई चूहा या रैकून नहीं था। ये आवाज़ भारी थी, जैसे कोई बूट पहनकर चल रहा हो, या फिर कोई भारी जानवर। मैंने अपनी टॉर्च उठाई जो मेज़ पर पड़ी थी, और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियाँ पुरानी लकड़ी की थीं, जो अंधेरे में ऊपर की ओर गायब हो रही थी। वहाँ कोई रोशनी नहीं थी। कौन है वहाँ? मैंने नीचे से आवाज़ दी। खामोशी। फिर सीढ़ियों के ऊपर से एक आवाज़ आई, बहुत ही धीमी, लेकिन इतनी साफ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये एक सांस लेने की आवाज़ थी। गुर गुर, जैसे कोई बड़ा कुत्ता गुर्राने से पहले सांस लेता है। लेकिन ये आवाज़ कुत्ते की नहीं लग रही थी, इसमें एक गीलापन था। मैं एक कदम पीछे हटा। क्या मुझे ऊपर जाना चाहिए, या मुझे अभी अपनी कार में भाग जाना चाहिए? लेकिन कार की चाबी, लानत है, कार की चाबी मेज़ पर थी या जैकेट में, मुझे याद नहीं आ रहा था। तभी ऊपर से आवाज़ आई, किसी चीज़ के घिसटने की आवाज़, जैसे कोई भारी बोरा फर्श पर खींचा जा रहा हो। घिस। वो आवाज़ सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। मैं पीछे हटने लगा। मेरी नज़रें उस अंधेरे मोड़ पर टिकी थीं, जहाँ सीढ़ियाँ ऊपर मुड़ती थीं। टॉर्च की रोशनी काँप रही थी। और फिर सीढ़ियों के ऊपर से एक चीज़ लुढ़कती हुई नीचे आई। ठक 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 ठक। वो चीज़ सीढ़ियों से लुढ़कते हुए मेरे पैरों के पास आकर रुकी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वो एक पुरानी गंदी गुड़िया थी। उसका एक हाथ गायब था, और उसकी प्लास्टिक की आंखें खरोच कर निकाल दी गई थीं। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात वो नहीं थी। गुड़िया के पेट पर किसी नुकीली चीज़ से ताज़ा ताज़ा खुरच कर कुछ लिखा गया था। शब्द अंग्रेज़ी में थे, लेकिन लिखावट टेली मेरी थी, जैसे किसी बच्चे या किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा हो जिसे लिखना नहीं आता। उस पर लिखा था MINE, मेरा। मैं अभी उस गुड़िया को देख ही रहा था कि तभी अचानक पूरे केबिन की लाइट चली गई। जनरेटर बंद हो गया था, और मैं उस घने जानलेवा अंधेरे में अकेला खड़ा था। सीढ़ियों के ऊपर से आती
उस भारी सांस के साथ अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं थी, वो एक वज़न था, एक भारी ठोस कंबल जो उस झटके के साथ मेरे ऊपर आ गिरा था। जनरेटर की गूंजती हुई आवाज़ के अचानक बंद हो जाने से जो सन्नाटा छाया, वो इतना गहरा था कि मेरे कानों में साएं साएं होने लगी। मैं वहीं खड़ा था, सीढ़ियों के ठीक नीचे। मेरा हाथ उस टॉर्च को इतनी ज़ोर से भींचे हुए था कि मेरी उंगलियां सुन्न पड़ने लगी थीं। मेरी सांसें मेरे गले में अटक गई थीं। घुर घुर। ऊपर से आने वाली वो सांस लेने की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी, और ये खामोशी उस आवाज़ से भी ज़्यादा डरावनी थी। जब तक आप किसी खतरे को सुन सकते हैं, आपको पता होता है कि वो कहाँ है, लेकिन जब खतरा खामोश हो जाए तो वो कहीं भी हो सकता है। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च का बटन दबाया। क्लिक। रोशनी की एक पतली सफ़ेद किरण अंधेरे को चीरती हुई निकली। हवा में धूल के कण नाच रहे थे। मैंने रोशनी को धीरे धीरे ऊपर की ओर घुमाया, सीढ़ियों के पहले पायदान पर, फिर दूसरे पर, और फिर उस गुड़िया पर। वो गुड़िया अब भी वहीं पड़ी थी। उसकी वो खुरची हुई आंखें टॉर्च की रोशनी में और भी भयावह लग रही थीं। MINE, मेरा। मैं एक कदम पीछे हटा, मेरी पीठ दीवार से जा टकराई। तभी ऊपर के अंधेरे से एक आवाज़ आई। चर। लकड़ी के फर्श के दबने की आवाज़। कोई चल रहा था, लेकिन इस बार आवाज़ भारी कदमों की नहीं थी। ये आवाज़ बहुत हल्की थी, जैसे कोई नंगे पैर पंजों के बल बहुत सावधानी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा हो। मेरा दिमाग चीख रहा था, भागो लियम, अभी इसी वक्त भागो। लेकिन मेरे पैर ज़मीन में गड़े हुए थे। मेरा तर्क काम करने लगा। जनरेटर बाहर है, अगर बिजली गई है तो या तो ईंधन खत्म हुआ है या किसी ने उसे बाहर से बंद किया है। अगर किसी ने उसे बाहर से बंद किया है तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति बाहर है और एक चीज़ ऊपर है। नहीं, ये मेरा वहम है, मैंने बुदबुदाया, लेकिन मेरी अपनी आवाज़ मुझे किसी अजनबी की तरह लगी। मुझे चाबियाँ चाहिए थीं, मेरी कार की चाबियाँ। मुझे याद आया कि मैंने उन्हें किचन काउंटर पर छोड़ा था। किचन मेरे बाईं ओर था, अंधेरे के उस पार, और मुख्य दरवाज़ा मेरे पीछे था। मैंने एक गहरी सांस ली और फैसला किया, मुझे यहाँ से निकलना होगा। कार में बैठकर शहर की तरफ भागना होगा। भाड़ में गई किताब, भाड़ में गया ये केबिन। मैं तेज़ी से किचन की तरफ मुड़ा। मेरी टॉर्च की रोशनी इधर उधर डोल रही थी। परछाइयाँ दीवारों पर राक्षसों की तरह नाच रही थीं। थप थप थप। सीढ़ियों से तेज़ कदमों की आवाज़ आई। वो नीचे आ रहा था, और इस बार वो धीमा नहीं था, वो दौड़ रहा था। मेरी नसें तन गईं। मैं किचन में फिसलता हुआ पहुंचा। काउंटर पर टॉर्च मारी। वहाँ बासी ब्रेड के पैकेट के पास मेरी चाबियों का गुच्छा चमक रहा था। मैंने झपट्टा मारकर चाबियाँ उठाईं। साथ ही पास में रखे चाकू के स्टैंड से सबसे बड़ा चाकू निकाल लिया। उसका ठंडा स्टील मेरे हाथ में आते ही मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। दिखाओ खुद को, मैं अंधेरे की तरफ चिल्लाया, चाकू हवा में लहराते हुए। कोई जवाब नहीं। सीढ़ियों की आवाज़ रुक गई थी। वो अब नीचे वाले हॉल में था, मेरे और बाहर निकलने के रास्ते के बीच। मैं किचन के कोने में दुबक गया। मेरी टॉर्च की रोशनी लिविंग रूम के प्रवेश द्वार पर टिकी थी। मेरा दिल इतना तेज़ धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था वो मेरी पसलियाँ तोड़ देगा। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ नहीं हुआ। क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहा था? अचानक मेरी नाक में वो गंध फिर से आई, वही सड़ी हुई गीली बदबू जो मैंने बाहर महसूस की थी। लेकिन इस बार ये बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ कि मेरा जी मिचलाने लगा। ये गंध हॉल से नहीं आ रही थी, ये गंध मेरे पीछे से आ रही थी। किचन की पिछली खिड़की। मैं झटके से घूमा और टॉर्च खिड़की पर मारी। वहाँ कोई नहीं था। खिड़की का कांच काला और खाली था, लेकिन खिड़की की कुंडी खुली हुई थी। मैंने उसे बंद किया था, मुझे पक्का याद है मैंने उसे बंद किया था। हवा का एक ठंडा झोंका मेरी गर्दन पर लगा। मैं अब और नहीं सोच सकता था। वो अंदर आ चुका था, या शायद वो पहले से ही अंदर था। मैं चिल्लाता हुआ किचन से बाहर भागा। मैं लिविंग रूम के बीच से होते हुए सीधा मुख्य दरवाजे की तरफ लपका।
मुझे उम्मीद थी कि कोई मेरा रास्ता रोकेगा, कोई मेरा पैर पकड़ेगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और वो सड़ी हुई बदबू। मैंने दरवाजे का ताला खोला, कुंडी हटाई और बाहर की ठंडी हवा में कूद पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर दरवाज़ा बंद करने की जहमत नहीं उठाई। मैं पोर्च से नीचे कूदा और अपनी फोर्ड गाड़ी की तरफ भागा। बजरी मेरे जूतों के नीचे आवाज़ कर रही थी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। बस चालू हो जा, बस चालू हो जा, मैं मंत्र की तरह दोहरा रहा था। मैं कार तक पहुंचा। चाबी लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे हाथ इतना कांप रहे थे कि चाबी ताले में जा ही नहीं रही थी। खट खट खट, जंगल से आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। अंततः चाबी घूमी, दरवाज़ा खुला। मैं अंदर गिरा और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। मैंने तुरंत लॉक का बटन दबाया। हाँ हाँ, मैं हाँफ रहा था। मैं सुरक्षित था। कार का लोहा और कांच मेरे और उस पागलपन के बीच था। मैंने इग्निशन में चाबी लगाई और उसे घुमाया। क्लिक। इंजन नहीं घूमा। कोई आवाज़ नहीं, कोई स्पार्क नहीं। नहीं 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 नहीं। मैंने दोबारा चाबी घुमाई। क्लिक। डैशबोर्ड की लाइटें भी नहीं जली। कार पूरी तरह से मृत थी। ये नहीं हो सकता। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। बैटरी थी। मैंने अपनी टॉर्च कार के हुड के बाहर मारी और तब मेरी नज़र उस चीज़ पर पड़ी जिसने मेरा खून जमा दिया। विंडशील्ड पर वाइपर के नीचे कुछ फंसा हुआ था। वो एक काला मोटा तार था, कार की बैटरी का तार। उसे काटा नहीं गया था, उसे बेरहमी से खींचकर बाहर निकाल दिया गया था। उसे वहाँ सजा कर रखा गया था ताकि मैं उसे देख सकूं। ये कोई जानवर नहीं था। जानवर कार की वायरिंग नहीं समझते। तभी मेरी कार की छत पर कुछ गिरा। धम। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरी कार हिल गई, जैसे कोई भारी चीज़ ऊपर से कूदी हो। मैं चीख पड़ा। मैं ऊपर नहीं देख सकता था, छत लोहे की थी, लेकिन मैं सुन सकता था। खुरच खुरच, छत पर नाखून गड़ने की आवाज़। वो चीज़ मेरी कार के ऊपर थी। वो ठीक मेरे सिर के ऊपर बैठी थी। और फिर ड्राइवर साइड की खिड़की पर धीरे धीरे एक चेहरा नीचे की ओर उल्टा लटका। मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी। वो इंसान था, लेकिन इंसान नहीं भी था। उसके बाल लंबे और टहनियों की तरह उलझे हुए थे। उसका चेहरा कीचड़ और खून से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल साफ थीं, पीली, चमकदार और बुद्धिमान। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। उसके दांत नुकीले थे और मसूड़े काले। उसने अपना हाथ उठाया और खिड़की के कांच पर अपनी एक लंबी गंदी उंगली से धीरे से टैप किया। टिन टिन टिन। वो अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो मुझे बता रहा था कि मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं अपनी ही कार में, अपने ही पिंजरे में कैद था। उस चेहरे को इतनी नज़दीक से देखना, ये किसी बुरे सपने से जागने जैसा नहीं था, बल्कि ये महसूस करने जैसा था कि आप अभी भी सपने में हैं और कभी जागेंगे ही नहीं। वो चीज़, वो आदमी उल्टा लटका हुआ था। उसकी पीली आंखें मेरी आंखों में गड़ी हुई थीं। बीच में सिर्फ कार का एक पतला सा कांच था। अगर वो चाहता तो एक ही वार में उस कांच को चकनाचूर कर सकता था। उसके हाथ के नाखून जो कांच पर टिन टिन कर रहे थे, किसी जंग लगे लोहे की कील की तरह मजबूत दिख रहे थे। मेरा गला इतना सूख चुका था कि चीख बाहर ही नहीं निकल पाई। मेरे मुंह से सिर्फ एक घिघियाती हुई आवाज़ निकली, जैसे कोई जानवर दम तोड़ रहा हो। मैं अपनी सीट पर पीछे की ओर सिमट गया, चाकू को अपनी छाती से लगा लिया, मानो वो धातु का छोटा सा टुकड़ा मुझे उस शैतान से बचा लेगा। वो मुस्कुराया। नहीं, वो मुस्कान नहीं थी। उसने बस अपने होंठ पीछे खींचे थे, अपने काले मसूड़े और टेढ़े मेढ़े दांत दिखाने के लिए। उसकी सांस से कांच पर भाप जम रही थी। एक पल के लिए उसने अपना सिर टेढ़ा किया, जैसे कोई कुत्ता किसी नई खिलौने वाली चीज़ को समझने की कोशिश करता है। और फिर अचानक धप, वो छत से गायब हो गया। कार के सस्पेंशन ने एक ज़ोरदार झटका खाया जब उसने छत से छलांग लगाई। मैंने उसे कार के हुड पर उतरते हुए देखा। वो 4 पैरों पर था, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरह से उभरी हुई थी। उसने एक आखिरी बार विंडशील्ड के ज़रिए मुझे देखा और फिर अंधेरे में छलांग लगा दी। 1 सेकंड के अंदर वो जंगल की काली दीवार में विलीन हो गया। सन्नाटा वापस लौट आया, लेकिन ये पहले वाला सन्नाटा नहीं था।
अब मैं जानता था कि उस अंधेरे में क्या छिपा है। वो चला गया, वो चला गया। मैं खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। चाकू मेरी पकड़ से फिसल रहा था। मैंने कार के दरवाज़ों के लॉक दोबारा चेक किए। चारों लॉक नीचे थे। मैं सुरक्षित था, कम से कम अभी के लिए। मिनट बीतते गए। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। बाहर कुछ नहीं हिला, लेकिन मेरी कार के अंदर ठंड बढ़ने लगी थी। इंजन बंद था, हीटर काम नहीं कर रहा था और बाहर का तापमान जमा देने वाला था। मेरी सांसें अब कार के अंदर सफ़ेद बादलों की तरह दिख रही थी। मैंने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। बेवकूफ़ लियम, तुम्हें रेंजर की बात मान लेनी चाहिए थी। रेंजर, मुझे अचानक याद आया। वो बूढ़ा रेंजर जिसने मुझे चाबियां दी थी। उसने कहा था रेडियो काम नहीं करेगा, लेकिन क्या उसने कुछ और भी दिया था? जब मैं केबिन की चाबियां ले रहा था तो मुझे याद आया कि कार के ग्लव कंपार्टमेंट में मैंने कुछ पुराने कागजात देखे थे जब मैंने कार किराए पर ली थी। ये मेरी अपनी कार नहीं थी, ये एक रेंटल थी जो खास ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए थी। मैंने कांपते हाथों से ग्लव बॉक्स का बटन दबाया। खट। ढक्कन नीचे गिरा। अंदर एक टॉर्च थी। शुक्र है एक और टॉर्च थी। कुछ मैप्स थे और एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली नोटबुक थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई, रोशनी को डैशबोर्ड के नीचे ही रखा ताकि बाहर से ज़्यादा न दिखे, और इस नोटबुक को उठाया। वो किसी डायरी जैसी लग रही थी। उसके कवर पर एक फेड हो चुका स्टिकर था, प्रॉपर्टी ऑफ रेंजर ई वैंस 1998। 1998? ये 25 साल पुरानी थी। मैंने पन्ने पलटने शुरू किए। शुरुआती पन्नों में बोरिंग डिटेल्स थी, मौसम की रिपोर्ट, पेड़ों की कटाई का रिकॉर्ड, रास्तों की मरम्मत। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा लिखावट बदलने लगी थी। शब्द जल्दी जल्दी लिखे गए थे। स्याही गहरी थी, जैसे लिखने वाला दबाव में था। अक्टूबर 12। कैंप साइट 4 के पास फिर से वो निशान मिले हैं। भालू के नहीं हैं, वे बहुत बड़े हैं और वे सीधे चलते हैं। मैंने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजी है, लेकिन वे कहते हैं कि ये बस कोई बड़ा भालू है जो पीछे के पैरों पर खड़ा हो गया होगा। बेवकूफ़। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। अक्टूबर 14। आज रात मैंने उन्हें सुना। वे एक नहीं हैं, वे एक दूसरे से बात करते हैं। आवाज़ ऐसी है जैसे लकड़बग्घे हंस रहे हों, लेकिन ये भाषा लगती है। मैंने अपनी बंदूक लोड कर ली है। मैं पन्ने पलटता गया। मेरे हाथ पसीने से गीले हो रहे थे। अक्टूबर 20। मेरी गाड़ी के टायर काट दिए गए। वे मुझे जाने नहीं देना चाहते। वे मुझे देख रहे हैं। मैं कैबिन में सुरक्षित नहीं हूँ। वे खिड़कियों पर टैप करते हैं। वे मुझे बाहर बुलाना चाहते हैं। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो रात में कभी गाड़ी से बाहर मत निकलना। वे रोशनी से आकर्षित होते हैं और वे इंसानों का मांस नहीं खाते। वे बस शिकार करना पसंद करते हैं। खेल, ये उनके लिए एक खेल है। डायरी यहीं ख़त्म हो गई थी। बाकी के पन्ने फटे हुए थे। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वे रोशनी से आकर्षित होते हैं। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च बंद कर दी। कार के अंदर गहरा अंधेरा छा गया। वे एक नहीं हैं, ये वाक्य मेरे दिमाग में गूंज रहा था। वो चीज़ जो छत पर थी वो अकेला नहीं था, वो शायद सिर्फ एक स्काउट था। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन जंगल के सन्नाटे में ये किसी सायरन जैसी तेज़ लगी। सीटी बजने की आवाज़। कोई जंगल में सीटी बजा रहा था। एक लंबी, सुरीली लेकिन बेहद डरावनी धुन। ये किसी पक्षी की आवाज़ नहीं थी, ये एक इंसान की सीटी थी। और फिर कार के दूसरी तरफ से जवाब आया। एक और सीटी, फिर पीछे से तीसरी सीटी। वे चारों तरफ थे। मैं अपनी सीट पर जम गया। मैं अपनी सांस रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि मेरी सांस की आवाज़ भी उन्हें सुनाई न दे। अचानक कार थोड़ा हिली। धप। कोई पीछे के बम्पर पर चढ़ा था। धप। कोई सामने वाले हुड पर चढ़ा। धप धप। दो और छत पर। पूरी कार अब उनके भार से चरमरा रही थी। सस्पेंशन दब गया था। मैं लोहे के एक बक्से में बंद था और उस बक्से के ऊपर कम से कम 4 या 5 वे बैठे थे। मैं खिड़कियों से बाहर नहीं देख सकता था क्योंकि अंधेरा था और मैंने अपनी टॉर्च चलाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैं सुन सकता था।
वे कार की छत पर चल रहे थे। उनके नाखून धातु पर खुरच रहे थे। खिर्च, खिर्च, खिर्च। और फिर वे बोलने लगे। ये अंग्रेज़ी नहीं थी, ये कोई भी मानवीय भाषा नहीं थी। ये गुर्राहट, क्लिक्स और फुसफुसाहट का एक अजीब मिश्रण था। वे आपस में बात कर रहे थे, वे कार को टटोल रहे थे। अचानक मेरे दरवाजे का हैंडल हिला। खट, खट। किसी ने उसे बाहर से खींचने की कोशिश की। लॉक ने उसे रोके रखा। फिर दूसरी तरफ का हैंडल। खट, खट। वे चेक कर रहे थे, वे दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे। मेरी धड़कन मेरे कानों में ढोल की तरह बज रही थी। मुझे पता था कि कांच उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। अगर उन्होंने एक साथ मिलकर कांच पर वार किया तो वो टूट जाएगा। तभी छत पर बैठे एक प्राणी ने जोर से कार की छत पर मुक्का मारा। ढम। छत का लोहा थोड़ा अंदर धंस गया, ठीक मेरे सिर के ऊपर। ढम। एक और मुक्का। छत और नीचे धंसी। वे छत का तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे या बस मुझे डरा रहे थे? मुझे कुछ करना था। मैं यहाँ बैठकर मरने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। मेरी नज़र डैशबोर्ड पर पड़ी। कार का हॉर्न। अगर मैं हॉर्न बजाऊं तो तेज़ आवाज़ शायद उन्हें डरा दे। जानवर तेज़ आवाज़ से डरते हैं, लेकिन क्या वे जानवर थे? रेंजर की डायरी ने कहा था कि ये उनके लिए एक खेल है, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। छत लगातार नीचे धंस रही थी। ढम, ढम। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील के बीच में बने हॉर्न पैड को पूरी ताकत से दबा दिया। जंगल की खामोशी एक तीखी, कान फोड़ देने वाली आवाज़ से टूट गई। हॉर्न की आवाज़ गूंजती रही। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। कार के ऊपर की हलचल एकदम रुक गई। मैं हॉर्न बजाता रहा, मेरी जान उस आवाज़ पर टिकी थी। और फिर खामोशी। वे कूद गए थे। मैंने उन्हें कार से कूदते हुए महसूस किया। कार का वजन हल्का हो गया, सस्पेंशन वापस ऊपर उठ गया। मैंने हॉर्न छोड़ दिया। मेरे कानों में सन्नाटा बज रहा था। क्या ये काम कर गया? मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और खिड़की के बाहर देखा। अंधेरा था, लेकिन मेरी आंखों को अब अंधेरे की आदत हो गई थी, और जो मैंने देखा उसने मेरी रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। वे भागे नहीं थे, वे बस कार से नीचे उतरकर उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। मैं धुंधली आकृतियों को देख सकता था। 5, 6, शायद 7। वे सब कार को घेर कर खड़े थे, बिल्कुल शांत। और फिर उन सब ने एक साथ एक ही समय पर हंसना शुरू किया। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, वो सूखी खड़खड़ाती हुई पागलपन भरी हंसी थी। मैंने हॉर्न बजाकर उन्हें डराया नहीं था, मैंने बस उनकी खेल को और मज़ेदार बना दिया था। उनकी हंसी वो किसी दुस्वप्न की तरह हवा में तैर रही थी। ये हंसी खुशी की नहीं थी, ये क्रूरता की गूंज थी। ये उस शिकारी की हंसी थी जो अपने जाल में फंसे शिकार की बेबसी का आनंद ले रहा हो। मैं कार के अंदर सिकुड़ा हुआ बैठा था, चाकू को अपने सीने से लगाए। बाहर खड़े वो 6-7 साए अब चुप हो चुके थे। हंसी थम गई थी, लेकिन उनकी मौजूदगी का बोझ और बढ़ गया था। अचानक कार एक ओर झुकी। चल, चल। वे कार को हिला रहे थे, पहले धीरे धीरे जैसे कोई पालने को झुलाता है, फिर जोर से। कार के शॉक एब्जॉर्बर्स विरोध में चीखने लगे। मुझे लगा कि वे कार को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कार पलट गई और कांच टूट गया तो मैं एक डिब्बाबंद मांस के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाऊंगा। बंद करो, बंद करो, मैं चिल्लाया, हालांकि मुझे पता था कि मेरी आवाज़ का उन पर कोई असर नहीं होगा। कार का दाहिना हिस्सा हवा में उठा, मैं बाईं ओर लुढ़क गया, मेरा सिर खिड़की से टकराया। फिर उन्होंने उसे धड़ाम से नीचे छोड़ दिया। धम। मेरा सिर चकरा गया, लेकिन तभी सब कुछ रुक गया। हलचल बंद हो गई, वे पीछे हट गए। मैं अपनी सांस रोके अंधेरे में खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था। क्या वे चले गए या वे कोई बड़ा पत्थर लाने गए हैं? बादलों के बीच से चांद की एक बहुत ही धुंधली रोशनी निकली, बस इतनी कि मैं कार के आसपास की ज़मीन देख सकूं। वे वहाँ नहीं थे। कार के चारों तरफ की जगह खाली थी, लेकिन फिर मेरी नज़र जंगल की सीमा यानी ट्री लाइन पर पड़ी। वे वहाँ खड़े थे, पेड़ों के तनों के बीच, आधे छिपे हुए। उनकी पीली आंखें जुगनूहों की तरह चमक रही थीं। वे अब कार पर हमला नहीं कर रहे थे, वे बस इंतज़ार कर रहे थे। वे मुझे कार से बाहर निकलने का मौका दे रहे थे। रेंजर की डायरी के शब्द मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधे। ये उनके लिए एक खेल है। वे मुझे कार में मार कर ख़त्म नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि मैं भागूं, वे पीछा करना चाहते हैं। मेरी नज़र कैबिन की तरफ गई। कैबिन का मुख्य दरवाज़ा अभी भी खुला था।
वही गलती जो मैंने भागते वक्त की थी। काला अंधेरा उस दरवाजे के अंदर पसरा हुआ था। वह दरवाज़ा लगभग 50 मीटर दूर था। 50 मीटर। सामान्य स्थिति में यह दूरी कुछ भी नहीं थी, लेकिन अभी यह दूरी जीवन और मृत्यु के बीच की खाई थी। मेरे पास दो विकल्प थे। पहला, कार में ही रहूं, लेकिन सुबह होने में अभी घंटों बाकी थे। वे वापस आएंगे, वे पत्थर ला सकते हैं या आग लगा सकते हैं। दूसरा, केबिन तक दौड़ लगाऊं। केबिन की दीवारें मजबूत हैं, वहाँ फर्नीचर है जिससे मैं दरवाज़ा ब्लॉक कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, वहाँ हथियार हो सकते हैं। रेंजर वैंस ने कहा था उसने बंदूक लोड कर ली थी। अगर वह बंदूक अभी भी वहीं कहीं है। मैंने चाकू की मूठ को कसकर पकड़ा। मेरे हाथ पसीने से फिसल रहे थे। अब या कभी नहीं लियम, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने धीरे से कार के दरवाजे का लॉक खोला। क्लिक। जंगल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वे मूर्तियों की तरह स्थिर थे। वे चाहते थे कि मैं यह करूं। मैंने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और बाहर की ठंडी हवा में पैर रखा। सन्नाटा इतना गहरा था कि बजरी पर मेरे जूतों की आवाज़ किसी विस्फोट जैसी लग रही थी। मैं 1 सेकंड के लिए रुका। मेरी मांसपेशियां तन गईं। और फिर मैं भागा। मैं अपनी पूरी ताकत से केबिन की तरफ दौड़ा। हवा मेरे कानों में सीटी बजा रही थी। मेरा दिल हथौड़े की तरह मेरी पसलियों को पीट रहा था। टप 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 टप। मेरे पीछे पैरों की आवाज़। एक नहीं, कई। वे मेरे पीछे आ रहे थे। जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया, उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे पता था कि अगर मैंने देखा तो मैं डर के मारे वहीं जम जाऊंगा। मैं बस उस खुले हुए दरवाजे की काली चौखट को देख रहा था जो तेजी से पास आ रही थी। उनके कदमों की आवाज़ बदल गई थी। वे 2 पैरों पर नहीं बल्कि 4 पैरों पर दौड़ रहे थे, तेज, लयबद्ध और भयानक। उनकी सांसों की आवाज़ मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। मुझे अपनी गर्दन के पीछे उनकी गर्म हवा महसूस हो रही थी। बस थोड़ा और, मेरा दिमाग चीखा। मैं पोर्च की सीढ़ियों पर चढ़ा, फिसला लेकिन संभल गया। मैं लड़खड़ाते हुए उस खुले हुए दरवाजे से अंदर गिरा। मैं फर्श पर फिसलता हुआ आगे गया, फिर तुरंत पलटा और अपने पैरों से दरवाजे को धक्का दिया। धड़ाम। दरवाज़ा बंद हो गया। ठीक उसी पल दरवाजे के बाहर कुछ भारी चीज़ टकराई। धम। पूरा केबिन हिल गया। लकड़ी का दरवाज़ा अपनी चूलों पर कांप उठा। मैंने तुरंत चिटखनी चढ़ाई, फिर नीचे वाली कुंडी। बाहर से खुरचने की आवाज़ आने लगी। खर्च खर्च। और फिर वह हंसी, वही पागलों वाली हंसी, लेकिन इस बार वह दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ थी। सिर्फ 2 इंच की लकड़ी मुझे और उस राक्षस को अलग कर रही थी। जाओ यहाँ से, मैं चिल्लाया और पास पड़ी एक भारी ओक की मेज़ को घसीटते हुए दरवाजे के सामने ले आया। मैंने सोफे को भी धक्का देकर वहाँ लगा दिया। अब एक पूरा बैरिकेड बन चुका था। मैं वहीं फर्श पर गिर पड़ा, अपनी सांसें वापस पाने की कोशिश कर रहा था। मेरा शरीर कांप रहा था। पसीना और धूल मेरे चेहरे पर जमी थी। मैं सुरक्षित था। मैं केबिन के अंदर था। लेकिन जैसे जैसे मेरी सांसें शांत हुईं, मुझे एक नई बात का एहसास हुआ। केबिन के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा थी, बाहर से भी ज़्यादा। और हवा में वही बदबू थी, सड़े हुए मांस की बदबू। मैंने अपनी टॉर्च उठाई जो मेरे हाथ में अभी भी थी। मैंने उसे जलाया। रोशनी की किरण लिविंग रूम में घूमी। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था। मेरा टाइपराइटर, मेरा सामान। लेकिन फिर मेरी नज़र फर्श पर पड़ी। दरवाजे से लेकर किचन तक गीले मिट्टी के निशान थे, पंजों के निशान। ये मेरे निशान नहीं थे। मेरे जूते सूखे थे। ये निशान ताज़े थे। गीली मिट्टी अभी भी चमक रही थी। इसका मतलब था कि जब मैं कार में फंसा हुआ था, जब वे मुझे बाहर से घेर रहे थे, उनमें से कोई एक या कुछ पहले ही अंदर आ चुका था। वो मेरे आने से पहले ही अंदर था और मैंने अभी अभी खुद को उसी के साथ अंदर बंद कर लिया था। चल। आवाज़ मेरे ठीक पीछे से आई, किचन की परछाई से। मैं धीरे से पलटा, टॉर्च की रोशनी कांपते हुए उस दिशा में घुमाई। किचन के अंधेरे कोने में फ्रिज के पास एक आकृति दुबकी हुई बैठी थी। वो इंसान नहीं था। वो उन बाहर वालों से थोड़ा छोटा था,
लेकिन उसकी त्वचा पर बाल कम थे और घाव ज़्यादा। वो एक कच्चा मांस का टुकड़ा चबा रहा था, मेरा लाया हुआ बेकन का पैकेट। रोशनी पड़ते ही उसने खाना रोक दिया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका मुंह खून और कच्चे मांस से सना हुआ था। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखों में पहचान थी। और फिर उसने बहुत साफ इंसानी आवाज़ में मेरी ही आवाज़ की नकल करते हुए कहा, हेलो, कोई है? वही शब्द जो मैंने कुछ घंटे पहले बोले थे। अपनी ही आवाज़ को सुनना, लेकिन किसी और के गले से निकलते हुए। ये ऐसा अनुभव था जिसने मेरे दिमाग के तंतुओं को झकझोर कर रख दिया। वो आवाज़ रिकॉर्डिंग जैसी नहीं थी। उसमें मेरी आवाज़ का भारीपन, मेरा लहजा, मेरी घबराहट, सब कुछ हूबहू था। बस एक चीज़ अलग थी। उस आवाज़ के पीछे छिपी एक ठंडी, निर्जीव क्रूरता। वो प्राणी किचन के फर्श पर उकड़ू बैठा था। टॉर्च की रोशनी में उसकी पीली, बेजान त्वचा चमक रही थी। उसके शरीर पर जगह जगह पुराने घाव थे, कुछ भरे हुए और कुछ ताज़े, जिनसे अभी भी रिस रहा था। मैंने चाकू को अपने सामने कसकर पकड़ रखा था, लेकिन मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मुझे डर था कहीं चाकू छूट कर गिर ना जाए। दूर रहो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरा गला रुंधा हुआ था। उस प्राणी ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया। उसकी काली फैला हुआ पुतलियाँ मेरी हर हरकत को पी रही थीं। फिर उसने अपना मुंह खोला। उसके होठ गीले और चिपचिपे थे। दूर रहो, उसने दोहराया, बिल्कुल मेरी ही फुसफुसाहट में। लेकिन उसने अंत में एक हल्की सी दबी हुई हंसी जोड़ दी। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके खड़े होने का तरीका इंसान जैसा नहीं था। वो सीधा नहीं उठा। उसने अपने घुटनों और कोहनियों को अजीब कोणों पर मोड़ा, जैसे उसकी हड्डियों में जोड़ ही ना हो। जब वो पूरा खड़ा हुआ तो उसकी लंबाई मुझसे कम थी, लेकिन उसके हाथ घुटनों तक लटक रहे थे। उंगलियां लंबी और पतली थीं और नाखून किसी कसाई के हुक की तरह मुड़े हुए थे। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने हिम्मत जुटाकर थोड़ा ज़ोर से पूछा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हें क्या चाहिए? उसने वापस पूछा। इस बार उसकी आवाज़ में सवाल नहीं था, बल्कि मजाक था। वो खेल रहा था। रेंजर की डायरी सही थी। ये शिकार नहीं, ये खेल था, और मैं उसका खिलौना था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मेरी पीठ लिविंग रूम की तरफ थी। मेरे और बाहर निकलने के एकमात्र रास्ते मुख्य दरवाजे के बीच मैंने खुद फर्नीचर का पहाड़ खड़ा कर दिया था। अब मैं वहाँ से भाग नहीं सकता था, और किचन में जाने का रास्ता ये राक्षस रोके खड़ा था। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, गलियारा, जो बेडरूम और बाथरूम की तरफ जाता था, और वहाँ से बेसमेंट का दरवाज़ा भी था। रेंजर वैंस ने बंदूक का जिक्र किया था। मैंने अपनी बंदूक लोड कर ली है। अगर वो बंदूक कैबिन में है तो वो किचन में नहीं होगी। कोई भी अपनी बंदूक किचन में नहीं छोड़ता। वो या तो बेडरूम में होगी, उसके तकिए के नीचे, या साइड टेबल में, या फिर रेंजर के ऑफिस में, जो शायद गलियारे के अंत में था। मुझे वहाँ पहुँचना था, लेकिन ये चीज़ मेरे और उस रास्ते के बीच खड़ी नहीं थी। ये धीरे धीरे मुझे उसी तरफ धकेल रही थी। उसने एक और कदम बढ़ाया। किचन की टाइल्स पर उसके नंगे पैरों की चप चप आवाज़ आई। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों पर सीधा डाली, इस उम्मीद में कि वो चकाचौंध हो जाएगा। उसने अपनी आंखें नहीं झपकाईं। उसकी पुतलियां रोशनी में और फैल गईं। उसे रोशनी से डर नहीं लगता था, उसे रोशनी पसंद थी। पीछे हटो, मैं चिल्लाया और चाकू हवा में लहराया। वो रुका नहीं। उसने अचानक एक झटके से अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में पंजा मारा। वो मुझसे 5 फीट दूर था, लेकिन हवा में उसके पंजे की आवाज़ फुश करके गूंजी। वो बस अपनी पहुंच माप रहा था। मैं तेज़ी से पीछे मुड़ा और लिविंग रूम से होते हुए गलियारे की तरफ भागा। जैसे ही मैंने दौड़ लगाई, मेरे पीछे से एक तेज़ आवाज़ आई, थप 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 थप। वो दौड़ रहा था। मैं गलियारे में घुस गया और पहले दरवाजे को धक्का दिया। ये बाथरूम था। बेकार। मैं आगे बढ़ा। दूसरा दरवाज़ा। ये बेडरूम था। मैं अंदर कूदा और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि दरवाज़ा बंद होता, एक लंबा ग्रे रंग का हाथ चौखट के बीच में आ गया। क्रंच। दरवाजे ने उसकी कलाई को दबा दिया था, लेकिन उसने कोई चीख नहीं निकाली, कोई दर्द की आवाज़ नहीं। इसके बजाय उसने उस बंद होते दरवाजे को अपनी एक ही हाथ की ताकत से धीरे धीरे वापस धकेलना शुरू कर दिया। मेरी एड़ियाँ ज़मीन पर फिसल रही थीं। मैं अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा था। बंद हो जा,
बंद हो जा। उस खुले हुए दरार में से उसका आधा चेहरा दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था। उसके दांतों के बीच कच्चे मांस के रेशे फंसे हुए थे। बंद हो जा, उसने मेरे ही लहजे में, मेरी ही हताशा के साथ बोला। मैं हार रहा था। उसकी ताकत अमानवीय थी। तभी मेरी नज़र पास पड़ी एक भारी लोहे की लैंप पर पड़ी। मैंने एक हाथ से दरवाज़ा रोके रखा और दूसरे हाथ से वो लैंप उठाया और पूरी ताकत से उसके उस हाथ पर दे मारा जो दरवाजे को पकड़े हुए था। धड़ाम। हड्डी टूटने की एक गंदी आवाज़ आई। कड़क। उसने अपना हाथ झटके से पीछे खींचा। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और चिटखनी लगा दी। फिर मैं पीछे हटा और पास पड़ी भारी ड्रेसर को घसीटते हुए दरवाजे के सामने लगा दिया। दरवाजे के उस पार सन्नाटा था। कोई चीख नहीं, कोई गुर्राहट नहीं। मैं ड्रेसर के सहारे ज़मीन पर बैठ गया। मेरा सीना ऐसे धौंक रहा था जैसे फट जाएगा। क्या वो चला गया? तभी दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ से लकड़ी पर एक बहुत ही कोमल दस्तक हुई। नॉक नॉक। और फिर मेरी माँ की आवाज़ आई। मेरी माँ जो 5 साल पहले गुजर चुकी थी। उनकी आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मुझे बचपन में सुलाते वक्त होती थी। लियम, बेटा, दरवाज़ा खोलो, मुझे डर लग रहा है। मेरा खून जम गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। डर के नहीं, बल्कि उस भयानक याद के। ये चीज़ सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं चुरा सकती थी। ये मेरे दिमाग, मेरी यादों को पढ़ रही थी। ये जानती थी कि मुझे सबसे ज़्यादा चोट कैसे पहुंचाई जा सकती है। तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं रोते हुए चिल्लाया। बाहर से गहरी पैशाचिक हंसी आई। खुल जाएगा, सब खुल जाएगा। फिर कदमों की आवाज़ दूर जाने लगी। वो गलियारे में वापस जा रहा था। क्यों? वो दरवाज़ा तोड़ सकता था। उसने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? तभी मुझे याद आया, बेडरूम में एक और दरवाज़ा था। एक कनेक्टिंग दरवाज़ा जो शायद बाथरूम से या दूसरे कमरे से जुड़ता था। मैंने घबराकर उस दूसरे दरवाजे की तरफ टॉर्च घुमाई। वो दरवाज़ा भी बंद था, लेकिन उसके नीचे से एक परछाई हिल रही थी। वो बेडरूम में आने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था। मुझे हथियार ढूंढना था, अभी, इसी वक्त। मैं पागलों की तरह कमरे को छानने लगा। मैंने दराज़ें खींचकर बाहर निकाल दी। कपड़े, कागज़, पुराने सिक्के सब फर्श पर बिखर गए। नहीं, बंदूक यहाँ नहीं थी। मैंने बिस्तर के नीचे देखा, खाली। अलमारी खाली। कहाँ है, कहाँ है, मैं खुद से बड़बड़ाया। फिर मेरी नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो जिसमें रेंजर वैन्स अपनी वर्दी में खड़े थे। वो एक केबिन के सामने खड़े थे, यही केबिन। लेकिन फ़ोटो में उनके हाथ में एक राइफ़ल थी और वे जिस जगह खड़े थे वो पोर्च नहीं था। वे एक छोटे से छिपे हुए दरवाजे के सामने खड़े थे जो केबिन की नींव में, फाउंडेशन में बना था। एक सीक्रेट कंपार्टमेंट या बेसमेंट का बाहरी रास्ता? नहीं, केबिन के अंदर भी रेंजर का एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए। तभी मेरी नज़र बेडरूम के फर्श पर बिछे एक पुराने रग पर पड़ी। वो थोड़ा टेढ़ा बिछा हुआ था, जैसे उसे हाल ही में हिलाया गया हो। मैंने दौड़कर रग को खींचा। नीचे लकड़ी के फर्श में एक छोटा सा चौकोर कट था। एक फ्लोर बोर्ड ढीला था। मैंने अपनी उंगलियां फंसाकर उस बोर्ड को खींचा। चर, वो खुल गया। अंदर एक छोटा सा खाली स्थान था और वहाँ एक तेल में भीगे कपड़े में लिपटी हुई एक रिवॉल्वर रखी थी। एक पुरानी भारी स्मिथ एंड वेसन 357 मैग्नम। मैंने उसे कांपते हाथों से उठाया। वो भारी थी, ठंडी थी। मैंने सिलेंडर खोल के चेक किया। 6 गोलियां, पूरी भरी हुई। मुझे थोड़ी राहत मिली। अब मैं सिर्फ शिकार नहीं था, अब मेरे पास दांत थे। लेकिन तभी कनेक्टिंग दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। क्रीक। उसने वो रास्ता ढूंढ लिया था।